हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटे। कल हमने एडी करंट्स पढ़े थे। आई होप आपने रिवाइज किए होंगे अपनी बुक से। उसके एप्लीकेशंस जो है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, वो इम्पोर्टेंट थी, उसको जरूर रिवाइज करना। एडी करंट्स की डेफिनेशन आती है या फिर उसके अंदर एक दो एप्लीकेशंस पूछ ली जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, या फिर एक ट्रांसफार्मर भी हम इसमें कर सकते हैं या आप नेक्स्ट चैप्टर में कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और दूसरा टॉपिक इसके पैरेलल चलेगा म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है भाई। सेल्फ मीन्स अपने आप, खुद, और म्यूचुअल क्या होता है, किसी दूसरे के साथ। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, पहले तो इसकी वर्डिंग समझो कि अगर हम, ये हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से ये बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, और यहां पर एक रियोस्टेट लगा दिया। यू नो रियोस्टेट। रियोस्टेट का क्या फंक्शन होता है? रियोस्टेट का फंक्शन होता है बेटे, जब भी करंट, जब भी हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं? रियोस्टेट यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस चेंज होने से V इज इक्वल टू आई R इज इक्वल टू V बाई आई। रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या चेंज होता है? करंट चेंज होगा। क्या चेंज हो जाएगा? करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो अब तक हमने इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ा था बेटे कि अगर हम करंट को चेंज करेंगे, करंट को चेंज करेंगे तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, जब भी करंट चेंज करेंगे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर एक ऑपोजिशन करंट बनेगा। ऑपोजिशन इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इंड्यूस्ड करंट कब बनेगा? जब हमारा सर्किट कैसा हो? क्लोज सर्किट हो। व्हेन आवर सर्किट इज क्लोज्ड। तो यहां सेल्फ इंडक्शन के अंदर क्या है बेटे, सबसे पहले हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही हमने की क्लोज की, देखो की क्लोज की को क्लोज करते हैं तो यहां पर करंट, सपोज इस सर्किट में 20 एम्पियर करंट बना। कितना करंट बनना है? 20 एम्पियर करंट बनना है। तो ये नहीं है कि करंट सीधा 0 से 20 जाएगा। करंट पहले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, इस तरह से कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। उसमें चाहे मिली सेकेंड लगे चाहे माइक्रो सेकेंड लगे, बट करंट जो है 0 से 20 पर जाएगा। पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए। तो जब यहां से करंट जाएगा, की को क्लोज करते हैं, पहले करंट 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटे यहां पर इस कॉइल में क्या हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल की क्या प्रॉपर्टी है? ये क्या करेगी? अपोज करेगी। सपोज यहां पर डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये बनी, ये करंट की डायरेक्शन बनी, यहां से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो इस कॉइल की क्या प्रॉपर्टी है? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी? ये करेगी अपोज। ये क्या करेगी? अपोज करेगी। और अपोजिशन का करंट क्या बनेगा? इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये अप्लाइड करंट, ये करंट कौन सा हो जाएगा भाई? अप्लाइड करंट है। और ये करंट कौन सा हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट। तो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है कॉइल के अंदर, कॉइल में अगर करंट इंक्रीज होगा तो वो करंट
अप्लाइड करंट से कौन सी डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस्ड करंट जो है जो बनेगा वो अप्लाइड से कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर आया समझ में भाई? ये तो हर कॉइल करती है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या, अच्छा यहां पर अगर करंट की वैल्यू को हम डिक्रीज करें, अब जैसे ही की को ओपन किया, ओपन करेंगे, जब की को ओपन करेंगे करंट 20 से कहां जाएगा 19, 19 से 18, 17, 16 कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता होता कितना आएगा, 0 आएगा। तो करंट को डिक्रीज करेंगे, जब हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो हमारी अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी। अब इस कॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, इस कॉइल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज नहीं होने देगी, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज भी नहीं होने देगी, ये डिक्रीज भी नहीं होने देगी। अब ये कम हो रहा है करंट, तो ये क्या चाहती है ये कॉइल, इस कॉइल की प्रॉपर्टी है कि ये करंट कम ना हो। भाई कम ना हो तो इसके लिए ये क्या करेगी, इसको सपोर्ट करेगी, और जब करंट डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट अप्लाइड करंट के किस डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। इंड्यूस्ड करंट अप्लाइड करंट की सेम डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हुआ? ये जो इंडक्शन होता है, इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट बना है इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और ये फिनोमिना जो होगा इसको क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, लिखो, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। कॉइल के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बनेगा, जब when current through the coil is changing, when current through the coil is changing, जब coil के थ्रू करंट चेंज हो रहा हो। It is the production, it is the phenomena of production of induced EMF. It is the phenomena of production of induced EMF in a coil. एक coil के अंदर EMF प्रोड्यूस होगा कब, जब करंट चेंज होगा, और करंट इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट बनेगी, और करंट जब डिक्रीज होगा, रियोस्टेट से हम बीच में करंट को कम भी कर सकते हैं, जब करंट को कम ज्यादा करेंगे, अगर कम करेंगे तो सेम डायरेक्शन में, और अगर करंट को बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है बेटे? एक चीज यहां पर ये ध्यान रखना कि जब भी इंड्यूस्ड करंट होगा वो अप्लाइड करंट से कैसा होगा, कम होगा। इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज लेस देन अप्लाइड करंट, अप्लाइड करंट से ये कम होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगा तो कहीं भी हमें करंट की जरूरत हो, हम अप्लाइड करंट थोड़ी ही वैल्यू लगाएंगे, इंड्यूस्ड करंट हमें ज्यादा मिल जाएगा। तो हमेशा अप्लाइड करंट जो है वो ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, कम होगा। ये सेल्फ इंडक्शन का बेसिक है। दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है? अब म्यूचुअल इंडक्शन देखो, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बीच में होगा। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बीच में होगा, ये फिर से हमने रियोस्टेट लगाया और यहां पर की लगा दी। बेटे बोर्ड पे आ रहा है, ग्राफिक क्लियर आ रही है? अनम्यूट करके बताओ एक बार।
ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। नहीं आ रही भाई? हेलो। नो हेलो। सर। हाँ भाई। नहीं आ रही। नहीं आ रही? ओके, चलो इधर ही करते हैं फिर इसको। ये क्लियर हो गया सेल्फ इंडक्शन? बेटे वीडियो आपके पास आ जाएगी, अगर वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो भी देख सकते हो आप। नाउ अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल होंगे। ये गैल्वेनोमीटर एक कॉइल के अंदर, फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट, आप थर्ड एक्सपेरिमेंट यहां पर कह सकते हो। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक कॉइल ली, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, दूसरी कॉइल ली, दूसरी कॉइल के साथ हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया था? बैटरी कनेक्ट की थी, और साथ में हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? ये रियोस्टेट, करंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज हम यहाँ पर कर सके। तो देखो भाई क्या है, जैसे ही की को क्लोज करेंगे, सबसे पहले की को क्लोज करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है जब की को क्लोज करेंगे, की क्लोज हुई, करंट क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा। करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वही बात है, पहले 0 20, मान लो 20 एम्पियर करंट फिर से बनना है तो पहले 0 1 2 3 4 5 इस कॉइल में कंटिन्यूअसली करंट चेंज होगा। अब यहां पर करंट चेंज होगा तो यहां पर अगर करंट चेंज हो रहा है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर में अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, बिकॉज करंट डिपेंड्स अपॉन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर। तो यहां पर करंट चेंज होगा इन कोयल में तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बेटे यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी वो भी चेंज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कोयल की क्या प्रॉपर्टी है? ये कोयल क्या चाहती है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स ना बने। देखो वैसे तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस कोयल में भी इंड्यूस सेल्फ इंडक्शन होगा, इस कोयल में भी सेल्फ इंडक्शन होगा, बट हम दो कोयल लिए हुए हैं, यहां पर बात हो रही है म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन इस कोयल में होगा, इस कोयल में सेल्फ इंडक्शन होगा। इस कोयल में क्या अकेला म्यूचुअल होगा? नहीं, इसमें म्यूचुअल और सेल्फ दोनों होंगे, क्योंकि करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो फिर से सेल्फ और म्यूचुअल बनेगा। तो हमारा टॉपिक है केवल म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मीनिंग ये है, डेफिनेशन क्या कहती है? तब द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil, in each coil, कोई सी भी coil के अंदर हो सकता है, the production of induced EMF in each coil due to the changing current in other coil। किसके कारण? changing current in another coil, दूसरी coil में करंट चेंज होगा। एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो दूसरी में क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यही क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये सेल्फ इंडक्शन तो होगा, बट हम बात किसकी कर रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या करेगा? थोड़ा आप बेटे सोच कर देखो, हमने ये टॉपिक किया हुआ है, यहाँ पर ये करंट ऐसे जा रहा है और हमारा करंट इंक्रीज हुआ है। करंट इंक्रीज हुआ है, इस कॉइल की क्या प्रॉपर्टी है? इस कॉइल की प्रॉपर्टी है इसको डिक्रीज करना। इस कॉइल की प्रॉपर्टी क्या है? इसको डिक्रीज करना। तो इस कॉइल में करंट राइट में बढ़ेगा या लेफ्ट में बढ़ेगा? ये इंक्रीज हो रहा है, करंट यहां पर इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। सोचो थोड़ा। हाँ, यहां पर बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन बताया था, तो करंट राइट में जा रहा है तो ये किधर जाएगा?
लेफ्ट हैंड साइड में इंड्यूस्ड करंट होगा। हमने तकरीबन 1 से 1.5 वीडियो इन क्वेश्चंस के ऊपर बनाई थी, है ध्यान, और वहां पर बताया था कि ये कॉइल में करंट यहाँ पर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज होगा। ये चाहती है फ्लक्स इंक्रीज ना हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बनाएगी, और क्लोज सर्किट है तो करंट बनेगा। तो अप्लाइड करंट की डायरेक्शन ये है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दिस इज अप्लाइड करंट, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? अब की क्लोज है, करंट इंक्रीज हो रहा है। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये फिनोमिना होगा। बट बेटे अगर करंट को डिक्रीज करें तो अब ये कॉइल क्या चाहती है कि जो करंट कम हो रहा है वो कम ना हो, तो ये कॉइल क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करने के लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो अप्लाइड और इंड्यूस्ड करंट दोनों किस डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अप्लाइड और इंड्यूस्ड करंट दोनों किस डायरेक्शन में रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट भाई। तो बेटे आई थिंक आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, देखो पहले हमने कैपेसिटर पढ़े थे, फिर हमने रेसिस्टेंस पढ़े थे, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मींस चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और आपकी प्रदीप वाली जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 4th का बी पार्ट जो है, 4th यूनिट का बी पार्ट, ये इंडक्टर, ये क्या हो जाएगा अब इंडक्टर। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, इंडक्टेंस क्या होता है। तो इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, पहले सीआर सर्किट, फिर आरएल सर्किट, सीएल सर्किट, एलसीआर सर्किट, इनके बारे में हमें पढ़ना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है। तो कैपेसिटर और रेसिस्टर अगर आपको समझ में आए हैं तो ये आपको बहुत इजी पार्ट लगेगा। वैसे ओवरऑल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका जो 6th और 7th चैप्टर है जो हम अब कर रहे हैं, और इससे अगला चैप्टर है, फाइनल एग्जाम में 9 मार्क्स के होते हैं। ये फाइनल एग्जाम में 9 मार्क्स के होंगे ये। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेटे। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई, जो अप्लाइड करंट और इंड्यूस्ड करंट है वो डायरेक्शन क्लियर हुई, हमने बहुत बार की है, आप पूरे चैप्टर में यही कर रहे हैं और यही करते रहेंगे कि फ्लक्स चेंज होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कौन सी डायरेक्शन बनेगी इंड्यूस्ड करंट की, कितना करंट बनेगा, मोशनल, रोटेशनल। ठीक है, ये सब हमने किया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं किया। बस अगर स्टार्टिंग के 2 लेक्चर समझ में आए होंगे तो ये बहुत इजी लगा होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं, देखो जो हमारा सेल्फ इंडक्शन था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, सेल्फ इंडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। देखो हम किसको चेंज कर रहे थे, करंट को चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फ्लक्स थ्रू द कॉइल किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, फ्लक्स थ्रू द कॉइल किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी भाई, करंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी। जितना ज्यादा अगर करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा, करंट को कम करेंगे फ्लक्स कम हो जाएगा, करंट को ज्यादा करेंगे तो फ्लक्स भी कम हो, फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ रही है, एक को डिक्रीज कर रहे हैं दूसरी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो रही है। तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हम पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन आए समझ में, एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करेंगे तो वो कॉइल खुद के उस कॉइल के अंदर खुद ऐसी प्रॉपर्टी बन जाएगी कि वो क्या करेगी, अपोज करेगी। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया L। ये जो L है इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। This is coefficient of self inductance। क्लियर है? तो coefficient of self inductance किसके इक्वल होगा, L is equal to 5 by I।
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल होगा, फाई डिवाइडेड बाय आई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? एक मिनट भाई। ओके, हाँ भाई, L इज इक्वल टू 5 बाई आई। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन हमें लिखनी है, इफ I इज इक्वल टू 1, अगर किसी सर्किट के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, किसी सर्किट के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो L इज इक्वल टू 5 होगा। 5 बाई 1 मीन्स 5। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ, यहां से डेफिनेशन बनती है, और ये डेफिनेशन बेटे एग्जाम में आई हुई है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की हम दो डेफिनेशन यहां पर बनाने वाले हैं। पहली डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स, पहली फ्लक्स के साथ में, दूसरी ईएमएफ के साथ में बनाएंगे, दूसरी ईएमएफ के साथ में बनाएंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू करंट और फ्लक्स बना रहे हैं हम। तो यहां पर L इज इक्वल टू क्या आया, 5। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन बनेगी भाई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स। किसके इक्वल होगी, फ्लक्स के इक्वल होगी। फ्लक्स कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। कब, when current through the coil is, when current flowing through the coil is 1 ampere, flowing through the coil is 1 ampere। जब किसी कोयल के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा। दैट इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, अब इसको हमें ईएमएफ में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, ईएमएफ में। तो देखो, करें भाई, नोट करो, यहीं पर कर देते हैं हम ये टॉपिक। देखो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है। EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो EMF इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम, फाइव किसके इक्वल, फाइव किसके इक्वल आया हुआ है, फाइव इज इक्वल टू एल आई। एक मिनट भाई, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। फाइव किसके इक्वल आया हुआ है, एल आई के इक्वल आया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एल आई बाई डी टी। इज इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो बेटे लिख दो इसको, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर? एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो भाई यहां पर क्या होगा, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, अगर डी आई बाई डी टी 1 के इक्वल है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल के इक्वल होगा। E किसके इक्वल होगा, माइनस एल के इक्वल। तो बना दो डेफिनेशन, इफ, या लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू induced EMF
इज इक्वल टू ईएमएफ, किसके इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल है व्हेन, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, rate of change of current through the coil is 1 ampere, जब rate of change of coil कितना हो, 1 एम्पियर हो। क्लियर है भाई? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ, और ये किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर, जब कॉइल के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? हाँ भाई, नेक्स्ट यूनिट वगैरह बनानी हो, यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होगी तो यहां से लिख सकते हो आप L इज इक्वल टू 5/I, ठीक है, या यहां से 5/I, इसकी यूनिट जो होगी वो वेबर होगी भाई। वेबर एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में इसकी यूनिट दी गई है, ठीक है, क्या होगी, सॉरी स्टूडेंट्स, वेबर नहीं, वेबर बाय एम्पियर, ये हो जाएगी भाई हेनरी, सॉरी क्या यूनिट हो जाएगी, हेनरी। सेल्फ इंडक्शन की यूनिट कितनी क्या होगी, हेनरी। क्लियर है? ओके, 1 हेनरी, या ये किसके इक्वल भी हो सकती है, यहां से फ्लक्स की क्या होगी, वेबर बाय एम्पियर, वेबर बाय एम्पियर, कोई नहीं, जो ऐसा यूनिट है वो कौन सी होगी, हेनरी होगी, हेनरी। अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो बेटे अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो डायमेंशन होगी m1 l2 t-2 a-2, m1 l2 t-2 a-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन। क्लियर हुआ भाई? आ गया समझ में? इसको नोट करो बेटे, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हमें पढ़ना है भाई म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटे अगर सेल्फ इंडक्शन की समझ में आया है तो ये बहुत इजी लगेगा। हम जो है सेल्फ की जगह क्या यूज कर देंगे अब, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट समझ में आया था, एक कॉइल में चेंज हो रहा है दूसरी में चेंज आएगा, फ्लक्स किसके ऊपर, करंट के ऊपर। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, m से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर यहां से m 5/1 5/I, अगर करंट 1 एम्पियर है, इफ करंट इज 1 एम्पियर, अगर करंट 1 एम्पियर है तो m किसके इक्वल हो जाएगा, 5/I के इक्वल हो जाएगा, 5/1 के इक्वल। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके इक्वल होगा ये, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। जब क्या होगा, जब करंट कितना जाएगा, करंट इन द कॉइल इज 1, करंट कितना होगा, 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, थ्रू द कॉइल नहीं बोल, थ्रू द नेबरिंग कॉइल, थ्रू द नेबरिंग कॉइल, जो साथ वाली कॉइल थी ना, थ्रू द नेबरिंग कॉइल इज 1 एम्पियर। बराबर वाली कॉइल में जो साथ वाली कॉइल थी
उस कॉइल के अंदर से अगर 1 एम्पियर करंट जाएगा तब जो फ्लक्स चेंज होगा, या 1 एम्पियर जब करंट उसके अंदर से फ्लक्स 1 एम्पियर करंट जब फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जहां जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर है। इसके बाद ये डेफिनेशन भी हम यहां पर चेंज कर देंगे भाई, ईएमएफ के विद रिस्पेक्ट अगर हमें बनानी है तो यहां से इस डेफिनेशन को चेंज करेंगे। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, फाई किसके इक्वल हो जाएगा, एम आई के इक्वल, तो E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। अगर डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 है तो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, the mutual inductance of two coils may be defined as the induced EMF set up in one coil when the current through the neighboring coil is changing at unit rate। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा, एक मिनट बेटे देख लेते हैं। ओके क्लियर है। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स में बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन वन कॉइल, पहली कॉइल में होगा व्हेन द करंट थ्रू द नेबरिंग कॉइल इज चेंजिंग एट यूनिट रेट। वो किस रेट से चेंज हो रहा है, यूनिट रेट से चेंज हो रहा है। और जब हम इसकी बात करेंगे यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या रहेगी, हेनरी, और इसकी डायमेंशंस जो सेल्फ इंडक्शन की होगी वही म्यूचुअल इंडक्शन की डायमेंशन और यूनिट रहेंगी। क्लियर है, आगे समझ में भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटे इसके ग्राफ और करते हैं। आज हम ग्राफ और कर लेते हैं इसमें, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में। ग्राफ हमने बहुत बार किए हैं और आई थिंक आपको समझ में भी आते होंगे। ग्राफ करते हैं तो देखो बेटे ग्राफ, ये देखो फ्लक्स और यहां पर हमने पुट कर दिया आई। तो फ्लक्स और आई दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये स्लोप हमें क्या बताएगा भाई, सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बताएगा। फ्लक्स और आई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेट इसमें कितना एंगल है, थीटा एंगल। तो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, फ्लक्स है, इज इक्वल टू m किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, स्लोप एक्स आई, ठीक है। तो ये L
स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, एल को रिप्रेजेंट करेगा। और इंटरसेप्शन पॉइंट हमारा क्या है, 0 है। बहुत बार इस ग्राफ को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। एम यहां पर क्या है, एम इज स्लोप। और स्लोप किससे दिया जाता है, टेंजेंट थीटा से भी दिया जाता है। तो टेंजेंट थीटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करेंगे, वो हमें किसकी वैल्यू बताएगा भाई, एल की वैल्यू बताएगा। किसकी वैल्यू बताएगा, एल की वैल्यू हमें यहां पर बताएगा। अब क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा पहले दूसरा और देखो। दूसरी बात, ये आई दे दी और यहां पर ये फ्लक्स दे दिया और यही ग्राफ बना दिया, एल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये एल को रिप्रेजेंट करेगा या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहां पर हम लिख देंगे। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, m फिर से किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। i इज इक्वल टू x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई को। तो m अब 1/l को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस में c इज द इंटरसेप्शन पॉइंट विच इज 0। तो यहां पर m जो था वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर टेंजेंट थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस ग्राफ के अंदर 1/l को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/l को यहां पर रिप्रेजेंट करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ये फ्लक्स दे दिया और ये आई की वैल्यू दे दी, ए और दो में बी हमारे पास दो कॉइल दे दी। किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट दिस एंगल इज थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2। पहला थीटा 1, दूसरा एंगल है हमारा थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2, देखो पहले किस किस के बीच में ग्राफ है, फ्लक्स और आई के बीच में ग्राफ है। फ्लक्स और आई के बीच में ग्राफ है, जो स्लोप है वो हमें एल बताता है। जिसका थीटा ज्यादा, जिसमें थीटा ज्यादा उसमें एल की वैल्यू ज्यादा होगी। थीटा ज्यादा, एल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो बी सेल्फ इंडक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए। क्लियर है, यहां से तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। एक मिनट भाई, हाँ भाई, हमारा जो क्वेश्चन यहां पर बनेगा, एक मिनट, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी। हाँ, यहां पर कंफ्यूजन के लिए दे देता है क्वेश्चन। कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन क्या दे देता है कि ये फ्लक्स है, सॉरी ये आई है और ये फ्लक्स है, ये ए ये बी, यहाँ पर थीटा 1 ये थीटा 2, विच इज हैविंग मोर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल की वैल्यू ज्यादा किस में है, तो बेटे आई और एल के बीच में जब ग्राफ दे रखा है ना, आई और एल के बीच में जब ग्राफ दे रखा है, तो आई एल में, सॉरी आई और फाई में ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है फाई और आई के बीच में, और ये ग्राफ है आई और फाई के बीच में। ठीक है, तो यहां पर स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स ऑफ एल को। मींस जिसका थीटा ज्यादा है उसका इंडक्टेंस क्या होगा, कम। जिसका थीटा ज्यादा है उसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम। और जिसका थीटा कम है उसके क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस ज्यादा। क्लियर है, आ गया समझ में? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। इसी तरह आप कन्वर्ट करना चाहो तो यहां पर देखो, m को भी लिख सकते हो, एक मिनट, हेलो नमस्ते भाई। भाई नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाँ बस जितने चल रही है इतने चलाता हूँ, फिर अपने नेटवर्क प्रॉब्लम होते ही फिर बंद अपने आप हो जाती है।
हाँ, इसीलिए मैं साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। भाई नेटवर्क नहीं है, क्या फायदा है फिर। हाँ, वीडियो वो बनी रही थी, साथ साथ वीडियो बनी रही है, वो आपके 5-10 मिनट बाद आपके पास आ जाएगी यूट्यूब पे। हाँ बता दो भाई, समझ में आ रहे हैं टॉपिक? चलो ठीक है भाई। हाँ भाई, यहाँ पर अब म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाए तो ये m को रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब m को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा? mi के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर ग्राफ i और phi के बीच में दिया जाए और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/m को। ये क्या हो जाएगा? 1/m। ये क्या हो जाएगा? 1/m। क्लियर है? समझ में आ गया? तो I इज इक्वल टू 1/m मल्टीप्लाइड बाई 5। ये क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इनको फिर से बता देता हूँ। ग्राफ तो दोनों का एक जैसा बनेगा, जहां पर L आया है वहां पर M आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, हमारे को ग्राफ दे दिए, ये ग्राफ दिए हुए हैं हमें, और ये ग्राफ दे दिए भाई किस किस के बीच में दिए हैं? I, पहले तो फाई और आई का करते हैं। ये वाला ग्राफ दे दिया, फाई और आई दो ऑब्जेक्ट दे दिया हमारे पास, दो कोयल दे दी, ये ए और ये बी। ए इज मेकिंग एंगल थीटा 1, बी इज मेकिंग एन एंगल थीटा 2। अब बेटे फाई और आई के बीच में ग्राफ, फाई और आई के बीच में ग्राफ है तो थीटा एम को रिप्रेजेंट करेगा। जितना थीटा ज्यादा उतना ही एम ज्यादा, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए। और इसके अंदर क्या होगा? दूसरा ग्राफ हमने क्या पढ़ा था अभी, यहां पर ये दो ग्राफ बन जाएंगे, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। यहां पर आई और फाई के बीच में ग्राफ है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अब आई और फाई के बीच में ग्राफ जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनवर्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनवर्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मींस अगर थीटा ज्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बी। जिसका थीटा ज्यादा उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कम, और जिसमें थीटा कम उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो एक ग्राफ चाहे बेटे रेसिस्टेंस से रिलेटेड आए, चाहे कैपेसिटर से रिलेटेड आए, आगे चलकर इसी तरह के 3-4 ग्राफ बनेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के। भाई हो सकता है आपके एग्जाम में दे दे, आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। कल हम इनका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो बेटे ऑनलाइन क्लास चल रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसी कारण से आपके पास भी वीडियो कट कट के आ रही होगी, इसलिए मैंने ऑनलाइन वीडियो के साथ साथ आपके यूट्यूब वीडियो भी डाल रहा हूँ। आप जब चाहे देख सकते हो। अभी 10 मिनट में आपके पास वीडियो आ जाएगी, कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ी देर लगेगी। तो स्टूडेंट्स, अपने न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड तो न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये तो थ्योरी ही है। अब तक न्यूमेरिकल्स जो है वो लेंज लॉ के न्यूमेरिकल्स होंगे या मोशनल ईएमएफ के न्यूमेरिकल्स होंगे, और कोई न्यूमेरिकल इस चैप्टर में है ही नहीं। या न्यूमेरिकल्स बनेंगे अब आपके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। वो एक डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। संडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा शायद, ठीक है। तो अपना डेली होमवर्क करो बेटे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।